बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब यहाँ से अब हम क्या करते हैं, दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं इसका। और दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, उस पार्ट को हम कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है हमारे पास, फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है जी, जीरो रेटेड सप्लाई हमारे पास क्या है, फिफ्थ शेड्यूल। तो क्या कहते हैं हम इसको, गुड्स फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी आर चार्जेबल टू सेल्स टैक्स एट 0%। It means that their output tax is 0%. However, their corresponding purchases may not necessarily zero rated, and therefore input tax would be suffered, which is reclaimable as input tax. जिन गुड्स को आप सप्लाई करते वक्त आउटपुट टैक्स तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट से, 0% से। लेकिन अगर उनको खरीदते वक्त आपने 0 से ज्यादा परसेंट से सेल्स टैक्स दिया था, तो वो आपको इनपुट टैक्स है और आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहे हैं। एग्जाम सप्लाई वाले केस में आप कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, लिहाजा आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब एक बड़ी सिंपल स्टेटमेंट दी हुई है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आम तौर पर जो चीज आप क्या कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, वो कहलाएगी आपके लिए जीरो रेटेड सप्लाई। क्या कहलाएगी, तो जरा इससे पिछले वाला पॉइंट, गुड्स प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, गुड्स प्रोड्यूस इन पाकिस्तान। ठीक है, एंड एक्सपोर्टेड फॉर सब्सिक्वेंट इंपोर्ट विद इन 1 ईयर। समझना बात। तो वो जो आपने पाकिस्तान से उनको एक्सपोर्ट किया है, और सब्सिक्वेंटली क्या कर लेंगे आप, इंपोर्ट, जो इंपोर्ट करेंगे उस वक्त आपके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं बात ये। तो असल में एक्सपोर्ट करना तो क्या है, जीरो रेटेड। लिखा हुआ क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी अदर देन द फॉलोइंग। कुछ एक्सपोर्ट ऐसी हैं जो कि जीरो रेटेड नहीं है, तो उन एक्सपोर्ट को छोड़कर बाकी सारी एक्सपोर्ट क्या है, जीरो रेटेड कहलाएंगी। जैसे लिखा हुआ क्या है, एक्सपोर्ट टू एनी कंट्री एज नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, एग्जाम्पल सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स वाइड SRO 1232 dated 1st December 1990 for export to Afghanistan, Iran और China. SRO 190 dated 2nd April 2002 export to Afghanistan by land route. ठीक है, तो कुछ आपके एक्सपोर्ट हैं अफगानिस्तान को, ईरान को और चाइना को, जो पाकिस्तान से, आप देखते हैं पाकिस्तान से आटा कहाँ चला गया, अफगानिस्तान चला गया। पाकिस्तान से सामान का चला गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को चीजें बेचना तकरीबन आप वैसा ही फील करते हैं डोमेस्टिकली अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हो आप, चीज बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लफ्ज फिर वो आया जरा, एक्सपोर्ट इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान। देखो, गुड्स प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, एक्सपोर्टेड, और फिर री इम्पोर्ट विद इन 1 ईयर। और यहाँ विद इन 1 ईयर नहीं लिखा। तो जब विद इन 1 ईयर ना हो, या फिर विद इन 1 ईयर तो हो लेकिन पाकिस्तान में प्रोड्यूस ना की गई हो, किसी और मुल्क से इंपोर्ट करके फिर आगे एक्सपोर्ट करके फिर री इम्पोर्ट कर लिया गया, तो इन दोनों केसेस के अंदर ऐसी एक्सपोर्ट्स आपके लिए जीरो रेटेड नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ अदर आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी। एग्जाम्पल क्या है चीजों की इस कैटेगरी के अंदर, नंबर 1, सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस एंड प्रिविलेज पर्सन। देख लो भाई, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट।
जी जनाब। तो उसके बाद क्या था भाई, अब यहाँ से हम बात करने लगे हैं किस चीज की, एग्जाम्पल्स ऑफ अदर आइटम अंडर दिस कैटेगरी, इसको ध्यान में रखिएगा। सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन एंड प्रिविलेज पर्सन, ये क्या मतलब हुआ इस बात, इनको गुड्स सप्लाई करना क्या है, जीरो रेटेड। अब जरा समझिएगा बात, आप हैं फर्नीचर बेचने वाले, कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो अगर ये डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन और प्रिविलेज पर्सन पाकिस्तान से आपकी शॉप से क्या करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, तो आप इनके ऊपर सेल टैक्स चार्ज करेंगे 0% से। लेकिन अगर यही फर्नीचर ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो एग्जाम सप्लाई हो जाएगी। समझे बात है? तो इसका मतलब इनका नाम 6 शेड्यूल में एग्जाम सप्लाईज में था, और वहां पे लफ्ज सप्लाई इस्तेमाल नहीं हुआ था, इंपोर्ट इस्तेमाल हुआ था। तो हम अब इन दोनों बातों में फर्क कैसे करें, यानी इन लोगों का डोमेस्टिकली गुड्स खरीदना क्या है, जीरो रेटेड है, और इन लोगों का बाहर से गुड्स इंपोर्ट करना क्या है, एग्जाम। ठीक है जी। उसके बाद सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए रॉ मटेरियल और मशीनरी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो एग्जाम्प्ट है। अगर आप वो रॉ मटेरियल डोमेस्टिकली लोकली परचेज करते हैं तो क्या है, वो जीरो रेटेड है। यानी मिसाल के तौर पर आप सप्लायर हैं किसी रॉ मटेरियल के, और वो रॉ मटेरियल आप सप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर, EPZ में, तो वो आप कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, विद इन पाकिस्तान, तो आपका सप्लाई करना क्या हो गया, जीरो रेटेड हो गया। लेकिन अगर यही EPZ में मौजूद बिजनेस वो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करे या मशीनरी इंपोर्ट करे तो क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। सप्लाई ऑफ लोकली प्रोड्यूस प्लांट एंड मशीनरी इन EPZ सब्जेक्ट टू, अच्छा ऊपर प्लांट एंड मशीनरी का तस्करा नहीं आया, वो अलग से आया। तो अगर आप लोकली प्रोड्यूस प्लांट एंड मशीनरी कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, EPZ में, इसका मतलब क्या है, EPZ में मौजूद एक बिजनेस प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहा है, कौन सा, जो कहाँ बना हुआ है, पाकिस्तान में, तो उसका वो खरीदना क्या है, जीरो रेटेड है, आपका बेचना जीरो रेटेड है। लेकिन अगर वही EPZ वाला बिजनेस यही प्लांट एंड मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करे तो क्या है, एग्जाम्प्ट। इंपोर्ट और सप्लाईज मेड टू गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब जिस तरह कराची में EPZ बना हुआ है, इस तरह गवादर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। अगर इस गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आप कुछ भी इंपोर्ट करें, यहाँ इंपोर्ट और सप्लाई दोनों लफ्ज एक साथ आ गए, यानी गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ इंपोर्ट करना भी जीरो रेटेड है, और गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर डोमेस्टिकली गुड्स सप्लाई करना भी क्या है, जीरो रेटेड है, सिवाय किसके, व्हीकल्स। उसके बाद सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स, एयरपोर्ट्स के अंदर क्या बनी होती है, ड्यूटी फ्री शॉप्स बनी होती है। जब आप एयरपोर्ट्स में गुड्स सप्लाई करते हैं कहाँ पर, ड्यूटी फ्री शॉप्स, तो ड्यूटी फ्री शॉप्स पे गुड्स सप्लाई करना क्या है, जीरो रेटेड। अच्छा जी, अब ये है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अबॉर्ड कन्वेंस प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान, एग्जाम्पल इंटरनेशनल फ्लाइट और शिप्स। क्या जहाज के अंदर मुसाफिरों को खाने के पीने के आइटम नहीं दिए जाते, जूसेस नहीं दिए जाते, सैंडविचेस, उन सैंडविच को बनाने के लिए ब्रेड कहाँ से खरीदी गई, अगर वो जहाज पाकिस्तान में खड़ा हुआ है तो क्या वो जहाज जहां से आ रहा है सारा सामान अपने साथ लेकर आ रहा है, या जिस जगह पर वो मुसाफिर उतारता होगा फिर उधर से नए मुसाफिर अगली फ्लाइट के लिए लेके चलता होगा, तो वो सामान भी तो उस मुल्क से कुछ ना कुछ खरीदता होगा। तो अगर एक पाकिस्तान में एक जहाज कराची में लैंड कर रहा है, तो उस जहाज की सफाई सुथराई का सामान, उस जहाज में यूज होने वाले टिश्यू पेपर्स, उस जहाज में इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट, उस जहाज में इस्तेमाल होने वाला क्या कहते हैं, टूथब्रश, उस जहाज में इस्तेमाल होने वाले दीगर आइटम्स, ठीक है जी, खाने पीने के आइटम, बेवरेजेस, ये सब अगर ये लोग कराची से परचेज कर रहे हैं डोमेस्टिकली, तो वो फ्लाइट उड़कर कहाँ जाएगी, पाकिस्तान जाएगी या मुल्क से बाहर जाएगी। अगर मुल्क से बाहर जाएगी तो उस फ्लाइट के अंदर जितना भी सामान आप सप्लाई करेंगे उसको सप्लाई करना क्या है, जीरो रेटेड। चलो सब छोड़ो, मान लेते हैं सर वो अपना सारा सामान बाहर से लेकर आते हैं, तो क्या फ्यूल भी बाहर से लेकर आते हैं, कम से कम एक जहाज यहाँ पे जो लैंड करेगा उसका फ्यूल तो खत्म होगा कि नहीं होगा, तो कम से कम उस जहाज को फ्यूल कहाँ से भरवाना,
तो अब मिसाल के तौर पर आप PIA के फ्यूल सप्लायर, आप PIA के फ्यूल सप्लायर, तो अगर आप PIA के उन जहाजों को फ्यूल सप्लाई करते हैं जो मुल्क से बाहर फ्लाइट पकड़ेंगे, तो ऐसे जहाजों को फ्यूल सप्लाई करना जीरो रेटेड है। और वो जहाज जो डोमेस्टिकली फ्लाइट उड़ाएंगे उनके लिए क्या है, नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज। समझे बात या नहीं? तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो कोई शिप जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, कोई भी फ्लाइट जो पाकिस्तान से बाहर उड़ रही हो, उसको आप जो भी सामान, बेवरेजेस, ब्रेड, टिश्यू पेपर, शैम्पू, हैंड वॉश, जितना सामान आप सप्लाई करेंगे वो सारा क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई में काउंट है। यस और नो बताइए बेटा प्लीज। ठीक है जी। उसके बाद पैकिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज, यानी अगर आप एक जीरो रेटेड सप्लाई के क्या है, मैन्युफैक्चरर है, मतलब मिसाल के तौर पर आप एक एक्सपोर्टर हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट क्या है, जीरो रेट सप्लाई। तो जिस पन्नी में आप उस एक्सपोर्टेड आइटम को पैक करके बेचेंगे वो पन्नी भी क्या होगी, जीरो रेटेड होगी। अगर आपका प्रोडक्ट जीरो रेटेड है तो उसको पैक करने के लिए जो भी पैकिंग मटेरियल होगा वो भी जीरो रेटेड होगा। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिक एंड गैस कंज्यूम बाय मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। ठीक है जी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो जो आपको इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन मिला हुआ है उस पर भी सेल्स टैक्स कितना परसेंट चार्ज होगा, 0%। लेकिन शर्त यह है कि आप मैन्युफैक्चरर हो और आप ये डिक्लेयर करते हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अब भले आप EPZ में हो या ना हो, EPZ में होंगे तो वैसे ही जीरो रेट हो जाएगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी गुड्स सप्लाई होंगी EPZ में वो जीरो रेट है ना। अच्छा, उसके बाद अदर स्पेसिफाइड आइटम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इंक्लूडिंग बाईसाइकिल्स, पेंसिल, पेन, कुछ और आइटम हो सकते हैं जिनकी हमें लिस्ट मिल सकती है जो कि 5th शेड्यूल में होंगे और दे आर व्हाट, जीरो रेट। ठीक है। अब लिखा हुआ है क्या है, रिफंड ऑफ। अब आप जानते हैं क्योंकि जीरो सप्लाई का आउटपुट टैक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो जब हम उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे तो एडजस्ट तो नहीं हो जाएगा, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, रिफंडेबल बन जाएगा। तो लिखा हुआ है रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑन जीरो रेट सप्लाई शैल बी मेड विद इन 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आप अपना सेल्स टैक्स का रिटर्न, इनकम टैक्स का नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं साल में एक दफा, सेल्स टैक्स का रिटर्न आपने फाइल करना है, सेल्स टैक्स का रिटर्न आपने फाइल करना है हर महीने, मतलब हर मंथ का रिटर्न होगा, जनवरी के मंथ का रिटर्न, फरवरी के मंथ का रिटर्न। जिस तरह आप किसी भी एक टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करते हैं, वो टैक्स ईयर खत्म होने के बाद, तो जनवरी का रिटर्न आप फाइल करेंगे फरवरी में, फरवरी कब करेंगे, तो जनवरी का रिटर्न आपने फाइल किया कब, फरवरी की 15 तारीख को मिसाल के तौर पर, उसमें आपने क्या किया, रिफंड क्लेम किया, तो वो रिफंड अब आपको 45 दिन के अंदर मिलेगा। ये 45 दिन अब कहाँ से शुरू होंगे, 16 फरवरी से। तो रिटर्न है जनवरी का, फाइल हो रहा है फरवरी में, आवाज नहीं आ रही बेटा। और अगर FBR रिफंड लेने में देने में आपको क्या करें, देर करें, तो वो आपको पेनल्टी देगा। वो पेनल्टी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो इनकम टैक्स का मामला आ जाएगा, है ना। तो कोई भी रिफंड जो FBR ने आपको देना हो, वो देर से मिलने पर जो भी आपको एडिशनल पेमेंट मिलेगी, वो एडिशनल पेमेंट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी। एडिशनल मतलब उस रिफंड से ऊपर। ठीक है जी। तो refund of input tax on zero rate supply shall be made within 45 days of filing of return. If a registered person is liable to pay any tax, default, surcharge or penalty payable under the law administered by FBR, the refund of input tax shall be made after adjustment of unpaid outstanding amount of tax, default, surcharge and penalty। क्या मतलब, अगर आपके जिम्मे FBR का कोई टैक्स है किसी भी लॉ के तहत, अंडर एनी लॉ, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कोई फाइन है, कोई पेनल्टी है, तो FBI क्या करेगा, आपको रिफंड देने से पहले अपने हिसाब किताब एडजस्ट करके फिर रिफंड देगा।
बिकॉज उस आपके पैसे मतलब निकलते हैं ना, आपने लेने हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको पैसे देते हैं अपना हिसाब किताब सारा एडजस्ट करने के बाद। तो इसका मतलब क्या है, सवाल आया पेपर के अंदर, क्या क्या जीरो रेट सप्लाई के रिफंड से इनकम टैक्स का पेनल्टी, फाइन, डिफॉल्ट सरचार्ज जो आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया हुआ, एफबीआर वो एडजस्ट करके आपको रिमेनिंग रकम दे सकता है? तो जवाब इसका यस, क्योंकि लिखा हुआ है एनी लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एफबीआर। उसके बाद where there is a reason to believe that the person has claimed incorrect input tax credit or refund, the proceedings against him shall be completed within 16 days, may be extended up to 120 days by officer not below the rank of an additional commissioner, and may be extended by board up to 9 months for the reasons to be recorded in written। वही आपका केस खुल गया ऑडिट में, ऑडिट में खुलने के पता लगा कि आपने जो इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो गलत था, या फिर आपने रिफंड गलत ले लिया, तो फिर वो ये मालूमात मिलते ही वो आपके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करेंगे 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, बट इस 60 दिन को वो एक्सटेंड करके 120 दिन तक ले जा सकते हैं, उससे आगे ले जा नहीं सकते। और ये कार्रवाई कौन करेगा, कम से कम एडिशनल कमिश्नर लेवल का बंदा। ठीक है जी, और बोर्ड अगर चाहे तो इसको 9 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है कि इस पूरी कार्रवाई को वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करें अपने फैसले को। फिर वही बात आ गई, in case of delayed refund, the FBR shall pay an additional amount to the registered person at Karachi Interbank Offer Rate Kaibor per annum if there is no dispute in the claim of the refund। यानी आपने रिफंड मांगा, उनको रिफंड देने में कोई इख्तिलाफ नहीं था, फिर भी उन्होंने 45 दिन गुजार दिए, तो 45 दिन के बाद हर एक दिन के हिसाब से क्या लगता रहेगा आपके ऊपर, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट इस रेट पर होगा और वो इंटरेस्ट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी, ये भी मैंने आपके सामने कवर कर दिया। अब एक जुमला पढ़ना है हमें जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम सप्लाईज के नीचे। वो गुड्स जो डोमेस्टिकली क्या है, एग्जाम। आवाज नहीं है बेटा, वो गुड्स, बोले जवाब दो, वो गुड्स जो डोमेस्टिकली क्या है, एग्जाम। फिर बोल रहा हूं, वो गुड्स जो यानी डोमेस्टिकली एग्जाम, लाइव एनिमल्स एग्जाम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम। ठीक है, वो गुड जो डोमेस्टिकली एग्जाम्प्ट, जिनका इनपुट टैक्स क्या हो रहा था आपको, डेड हो रहा था। बुक्स क्या थी, एग्जाम्प्ट। न्यूज़पेपर क्या थे, एग्जाम्प्ट। ठीक है, और आप कौन है, मैन्युफैक्चरर। वो गुड डोमेस्टिकली एग्जाम्प्ट है बतौर मैन्युफैक्चर आपके लिए, और आप मैन्युफैक्चर हैं, तो अगर आप उन गुड्स को बतौर मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करो, तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए वो एग्जाम गुड्स क्या मान ली जाएंगे, जीरो रेट। मतलब अगर न्यूज़पेपर कहाँ बेचा आपने, पाकिस्तान में, वो गुड्स जो कि डोमेस्टिकली क्या है, एग्जाम। लेकिन अगर आप बतौर मैन्युफैक्चर क्या करें उसको, एक्सपोर्ट, मतलब बनाकर, किसी चीज को बनाकर आप बेच रहे हैं पाकिस्तान में, एग्जाम। लेकिन अगर वही चीज बनाकर आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, किताब आप छाप कर पाकिस्तान में बेचें, एग्जाम। लेकिन वही किताब अगर आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दें तो क्या हो गई, जीरो रेट। इससे बेनिफिट क्या हो गया, उस किताब पर आउटपुट टैक्स चार्ज हुआ कितना, 0%। तो अब आपके जो प्रिंटिंग के खर्चे थे, इनपुट, जितना भी इनपुट था, पेपर का इनपुट टैक्स था, ठीक है जी, जो मशीनरी किताब छाप रही थी उसका इनपुट टैक्स था, जो जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा था उसको प्रिंट करने में उसका इनपुट टैक्स था, वो सब कुछ क्या हो गया, क्लेम। ठीक है, इस तरीके से इनपुट टैक्स आपका क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। तो लिखा हुआ क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम गुड्स। Serial 9 of 5th schedule specifically provides that export of exempt goods by a manufacturer shall be zero rated. Therefore, input tax paid, if any, can be reclaimed.
ठीक है जी। तो अब सवाल है भाई डिफरेंस क्या हुआ जीरो रेट सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई। हमने कहा बजाहिर एक आम आदमी के लिए कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? आम आदमी के हिसाब से क्या हो रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर भी कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं हो रहा और जीरो रेट सप्लाई के भी सेल टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, जीरो रेट सप्लाई पे सेल टैक्स चार्ज हो रहा है, कितना? 0%, लिहाजा उसका इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। तो फर्क किसका है इनपुट टैक्स क्लेम करना। कहता है नो आउटपुट टैक्स शैल बी चार्ज एंड कलेक्टेड ऑन बोथ जीरो रेट सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। एक आम आदमी की लैंग्वेज लिखी हुई है। बट इनपुट टैक्स if leviable can be reclaimed only in respect of एग्जेम्प्ट सप्लाई का इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जीरो रेट सप्लाई का इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन जीरो रेट सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज इन डिटेल आ रहा है, आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी। क्या लिखा हुआ आ गया? जीरो रेट सप्लाई, यहाँ लिखा हुआ आ गया एग्जेम्प्ट सप्लाई। डेफिनेशन, जीरो रेट सप्लाई मींस a taxable supply which is chargeable to sales tax at 0%। इसका मतलब जीरो रेट सप्लाई पे सेल टैक्स चार्ज हो रहा है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस a supply which is not chargeable to sales, इस पे कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। गुड्स जो है जीरो रेट सप्लाई की लिस्ट हमें कहाँ मिल रही है? 5th शेड्यूल। एग्जेम्प्ट सप्लाई की लिस्ट कहाँ मिल रही है? 6th शेड्यूल। आपको जीरो रेट सप्लाई बनाते वक्त क्या करना है? सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करनी है ताकि लगे कि आपने सेल टैक्स क्या किया है, चार्ज किया है। और अगर आप क्या इशू कर रहे हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसके ऊपर क्योंकि आपने कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करना, तो उसकी प्रॉपर सेल टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अब सेल टैक्स इनवॉइस क्या होती है, इसकी भी एक डेफिनेशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स ऑन जीरो रेट सप्लाईज इज रिफंडेबल फ्रॉम एफबीआर। इनपुट टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज इज नॉट एडजस्टेबल नॉर रिफंडेबल। रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी 100% सेल सिर्फ क्या है, जीरो रेटेड, तब भी आपको एफबीआर से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ताकि आप 0% आउटपुट टैक्स चार्ज करें और अपना इनपुट टैक्स कर सके, रिफंड कर सके। लेकिन अगर आपकी 100% सेल्स क्या है, एग्जाम्प्ट है, आप कौन है? कॉटेज इंडस्ट्री, कुछ भी बेचें एग्जाम्प्ट है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपकी पार्टली गुड्स एग्जाम्प्ट है और पार्टली टैक्सेबल है, तो फिर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ताकि टैक्सेबल गुड्स पे आप सेल टैक्स चार्ज कर सकें। लेकिन अगर आपकी 100% सप्लाई क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो सेल टैक्सेशन इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर अ पर्सन इज engage exclusively, मतलब 100% in exempt supplies। तो फिर आपको सेल्स टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसका स्टॉप करता हूँ, फिर मैं दोबारा ग्रुप पे मैसेज करूंगा कि मैं इसको कैसे कब कंटिन्यू करें।